हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सो सबसे पहले हमें ये समझना होगा व्हाई डू वी रिक्वायर कैपेसिटर। हमें नीड क्या हुई कैपेसिटर की और कैपेसिटर होता क्या है। देखो, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है और कैपेसिटेंस उसकी क्या होती है, एबिलिटी होती है, यानी कि एक वैल्यू होती है कैपेसिटर की। कैपेसिटेंस एक वैल्यू होती है। कैपेसिटर इज़ योर डिवाइस और कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी एक वैल्यू होती है जो आगे डिस्कस करते हैं। नाउ जो ये कैपेसिटर डिवाइस है उसकी हमें नीड क्यों हुई, क्वेश्चन तो ये है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे आपकी मोटर हो गई, आपका फ़ैन हो गया, या फिर आप अगर पिक्चर लेते हो तो आपकी जो वो फ्लैश आती है जो पुराने उसमें होती थी कैमरास में, तो आपकी वो जो फ्लैश आती है उस फ्लैश को लाने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें सम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती जो हमें इंस्टेंट ही मिले, यानी कि जो हमें एकदम से एनर्जी मिल जाए। यानी कि कुछ अप्लायंसेस, आपके इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस है वो ऐसे होते हैं कि उन्हें स्टार्ट होने के लिए, कुछ अप्लायंसेस ऐसे होते हैं कि उन्हें स्टार्ट होने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। एनर्जी कौन सी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है उसे स्टार्ट करने के लिए। जैसे आपका फ़ैन हो गया, फ़ैन को पहले स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फिर उसके बाद आराम से वो अपना रोटेट करता रहता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे आपके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे मोटर हो गया, जैसे आपकी कैमरा की फ्लैश होगी, कैमरा फ्लैश हो गई, उसके लिए भी आपका हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इंस्टेंटली रिक्वायर्ड है। यानी कि एकदम से ऐसे नहीं है हम कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते रहे तो काम हो जाएगा, नहीं, हमें ऐसी इतनी एनर्जी देनी है जो कि इनफ है इसको स्टार्ट करने के लिए, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ख़ास बात क्या है, एट द टाइम हमें देनी है, यानी कि एक ही टाइम पे, एक ही स्पॉट पे हमें देनी है, इंस्टेंट देनी है। एक ही टाइम पे, एक ही बार हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या आते हैं, हमने डिवाइसेस बनाए कैपेसिटर, उन्हें कहा गया कैपेसिटर कहते हैं। यानी कि कैपेसिटर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि कैपेसिटर क्या होते हैं, इसे इस सिंबल से डिनोट करा जाता है। कैपेसिटर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो सकती है। और हमें क्या है, हमें जब भी रिक्वायरमेंट इसकी हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर लगा देंगे और हमें क्या मिलेगी, इंस्टेंटली, यानी कि एकदम से हमें क्या मिलेगी, इसके अंदर जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमें मिल जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। तो यानी कि आप समझ के होंगे कैपेसिटर्स होते क्या है। अब एक और बात आती है कि हमारे पास बैटरी भी तो थी। आपके मन में सवाल आया होगा कि हमारे पास ये काम करने के लिए बैटरी भी तो थी। बैटरी भी तो क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या सप्लाई करती है। वैसे देखो, एनर्जी तो एनर्जी सप्लाई करती है, बट होता क्या है बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर सम सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, सभी को पता है। जैसे आपको पता है लेड स्टोरेज बैटरीज भी होता है, बहुत सारी बैटरीज होती है, उसमें अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हैपन्स। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको जो एनर्जी बैटरी से मिल रही है वो पहले आपको मिलती है केमिकल एनर्जी, यानी कि केमिकल रिएक्शन से निकली हुई जो एनर्जी है वो आपको पहले केमिकल एनर्जी मिलती है। फिर अगर आप वो सर्किट लगा रहे हो, यानी कि केमिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिर जाके आप उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। यानी कि पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इससे केमिकल एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है कि एकदम से हमें कहीं से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एकदम से मिले। यहाँ पर बैटरी में क्या है, बैटरी में हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये हमारे पास इस काम के लिए बेटर ऑप्शन नहीं था, जब हमें एट द मोमेंट क्या चाहिए होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और दूसरी बात इसमें क्या, जो ये बैटरी होता है, जो बैटरी में आप एनर्जी मिलती है बैटरी से, वो कैसी होती है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी एनर्जी नहीं होती, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि आपको कॉन्टिन्यूसली बैटरी देते जा रही है। ऐसा नहीं है कि बैटरी एक ही बार देगी, बैटरी आपको क्या है, सर्किट में कॉन्टिन्यूसली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको सप्लाई करती रह रही है। बट हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है ये बैटरी से फुलफिल नहीं हो रही है। हमारी अब रिक्वायरमेंट क्या है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वो भी एट द स्पॉट, यानी कि एकदम से चाहिए तो मिल जानी चाहिए, वरना नहीं चाहिए। ओके, तो ये वाली बात होती है बैटरी और कैपेसिटेंस में, ये डिफरेंस होता है।
सो कैपेसिटेंस, जो आपकी कैपेसिटर है वो क्या है? अ कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, या फिर इंसुलेटर कहो या फिर डाइलेक्ट्रिक से भी ज़्यादातर कैपेसिटर क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। that can store इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि कैपेसिटर क्या होते हैं? सपोज आपने कंडक्टर ए ये ले लिया, कंडक्टर आपने दूसरा ले लिया। एक्चुअल में एक कैपेसिटर बनते कैसे हैं? कैपेसिटर कंडक्टर से ही बनते हैं, पर हमें कैपेसिटर के लिए क्या करना होता है? मेनली हम क्या करते हैं? हम दो कंडक्टर्स ले लेते हैं। अब ये जो कंडक्टर्स हैं हमने थोड़ा स्फेरिकल शेप में लिया हुआ है। आपके थिन शीट्स भी हो सकती है, सिलेंडर्स भी हो सकते हैं, कैसी भी आपकी उनकी शेप हो सकती है। अब दो कंडक्टर्स हमने ले लिए, इस पे चार्ज लेटर से प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। इसका पोटेंशियल V1 होगा, इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा ना। और इनको हमने किससे सेपरेट करा है? एट सम डिस्टेंस पे ये सेपरेट हुए हैं, और इनके बीच में जो मीडियम हमने डाला है वो कोई इंसुलेटर डाला है, या फिर आप बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने डाला है। वैक्यूम भी हो सकता है, बट ज़्यादातर आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसके सरफेस पे पॉजिटिव आता है, इसके सरफेस पे नेगेटिव आता है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या हो जाती है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। तो ये काम होता है कैपेसिटर का। और दूसरी बात, ये सारा आपका डिवाइस है जो कि एनर्जी स्टोर कर रहा है, या फिर आप ये बात बोलो कि ऐसा डिवाइस जो कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखता है अपने अंदर। या फिर क्या कहो, कैपेसिटर क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेंगे तभी तो आपकी उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी। तो या कहो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं, या कहो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। दूसरी बात, टोटल चार्ज ऑफ द जो कैपेसिटर होता है इज़ ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि एक प्लस क्यू वाली प्लेट होगी, एक आपके माइनस क्यू वाला ये कंडक्टर होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका पूरा जो कैपेसिटर है उसका नेट चार्ज जो रहता है वो हमेशा ज़ीरो रहता है। और दूसरी बात, सिंगल कंडक्टर कैन बी यूज्ड एज कैपेसिटर बाय अज्यूमिंग द अदर एट इन्फिनिटी। देखो ऐसा बात नहीं है कि हमें जो दोनों आपके कंडक्टर्स है वो आपको दो ही लेने होंगे। एक सिंगल अगर आप चाहो, सिंगल अगर मैंने ये कंडक्टर ले लिया तो सिंगल कंडक्टर भी क्या होता है? सिंगल कंडक्टर भी एज अ कैपेसिटर काम करता है। हालांकि वो वाले केसेस हम लेते नहीं हैं। क्यों नहीं लेते हैं? हम क्या करते हैं सिंगल के केस में, लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पर एक वन कंडक्टर ले लिया और दूसरा हम मानते हैं कि दूसरा जो भी होगा कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल वो हमने इन्फिनिटी पे रख दिया। तो अब यहाँ से लेके फर्स्ट कंडक्टर ये है, सेकंड ये इन्फिनिटी पे है, उसके बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। हालांकि करेगा तो ये भी एक्ट कैसे करेगा? एज अ कैपेसिटर की तरह करेगा। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो इसके अंदर इनके बीच में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी वो इतनी हमें वैल्यूबल काम की नहीं होगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ड्यू टू दिस लॉन्ग डिस्टेंस वो क्या होगी? वो स्कैटर्ड होगी। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम बेटर समझते हैं कि दो आप कंडक्टर्स ले लीजिए, उसका कैपेसिटर बनाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है, बट डेफिनेशन में क्या आता है? ऐसा नहीं है, सिंगल कंडक्टर भी एक्ट करते हैं कैपेसिटर की तरह। सो यहाँ पर एक और चीज़ है हमारी, फॉर अ कैपेसिटर टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट लीकिंग इट्स कैपेसिटेंस शुड बी हाई इनफ। देखो ऐसा नहीं होता कि हम कैपेसिटर में जितना मर्जी चाहे उतना चार्ज दे सकते हैं। कैपेसिटर क्या होते हैं? जो आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। पर हर एक कैपेसिटर की अपनी अपनी लिमिट होती है, अपनी अपनी वैल्यू होती है कि वो कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो यानी कि हमें कैपेसिटर के अंदर उतना ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं जितना कि वो उसके बाद चार्ज को लीक ना करे। सपोज अगर कैपेसिटर चार्ज को लीक करता जा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है कैपेसिटर, क्योंकि आपके पास जो चार्ज स्टोर है अगर वो लीक करने लग जाए फिर तो कैपेसिटर का आपको काम ही नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कैपेसिटर को लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज अपने अंदर स्टोर करना है तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है दैट शुड बी हाई। वो कैपेसिटर हाई कैपेसिटेंस का होना चाहिए। सो दैट, ऐसा क्यों करा जाता है? सो दैट इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो आपको पता है इसके अंदर क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चार्ज देते जाए और आपको पता है चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। चार्ज है तभी
भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना चार्ज बढ़ रहा है उतना ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा चार्ज आपने दे देना है, चार्ज देने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट हर एक कैपेसिटर की, ये जो अगर पूरा कैपेसिटर है, हर एक कैपेसिटर की अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक ब्रेक डाउन वैल्यू होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रखने की हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। एक ऐसा नहीं है आप जितना मर्जी चाहो उतना नहीं रख सकते, तो हमें वो ध्यान रखना होता है कि हम इतना ही चार्ज दें कि सो दैट वो आपका जो कैपेसिटर है दैट डज नॉट लीक, ओके, वो लीक ना करे। वो हमें ये ख्याल रखना पड़ता है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो अपनी ब्रेकडाउन लिमिट को पार ना करे, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, इस कैपेसिटर की ब्रेकडाउन लिमिट से ज़्यादा हो गई अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा चार्ज आपका लीक कर जाएगा। नाउ चलिए ये बात करते हैं कैपेसिटेंस, द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर, कंडक्टर नहीं, यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखो तो बेटर है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटर था वो डिवाइस, कैपेसिटेंस क्या आ गई, उसकी एबिलिटी आ गई, या मानो उसकी वैल्यू आ गई कि कितनी कैपेसिटी का है वो, उसकी कैपेसिटी हमें वर्ड्स में तो दिखानी होगी, उसमें नंबर्स में तो हमें दिखानी होगी, तो उसी को मेजर करने के लिए कैपेसिटेंस इज डिनोटेड बाय सी, यानी कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी बताता है या फिर एबिलिटी बताता है कि वो अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, या फिर कहे कि कितनी इलेक्ट्रिक चार्ज को वो स्टोर कर सकता है अपने अंदर। सो यहाँ पर एक हमारे पास आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। देखो हमें ये ज़रूर पता है कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपकी वोल्टेज के, ओके, पोटेंशियल के होता है, यानी कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका पोटेंशियल, यानी कि चार्ज बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो पोटेंशियल यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है अगर आप उसे हटाते हो तो आपका क्या आ जाता है, इक्वालिटी आ जाती है, और जो कांस्टेंट ऑफ जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो आता है आपका C, और यही C आपका क्या है, दिस इज़ योर कैपेसिटेंस, यानी कि C एक क्या है, C एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या होती है, वेरी नहीं करती, यानी कि C आप एक तरफ ले लो। अब आपका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का बन गया है, चार्ज जितना है अपॉन उसमें कितना पोटेंशियल है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में, उतना आपका क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू बन जाएगी। अब ये जो C है आपकी जो कैपेसिटेंस है ये आप यहाँ से देख रहे हो, क्योंकि थी क्या ये, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि हर एक जो कैपेसिटर होगा उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस होगी। तो यहाँ पर C आपका Q अपॉन V के, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस का पहला फॉर्मूला आपका ये आ गया, C इज़ योर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नाउ इसके अगर SI यूनिट आपको देखने हो, इसके SI यूनिट क्या लग रहे हैं आपको, जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस कितने हो जाएंगे, इसके SI यूनिट बोला जाता है फैरेड, ओके, नॉट फैरेडे, इट इज़ फैरेड, ओनली फैरेड। अब ये जो फैरेड है अगर आप देखना चाहे, जो 1 फैरेड है, अगर जो कैपेसिटेंस है उसकी यूनिट्स इज 1 फैरेड जो कि फैरेड है, और यहाँ पर Q के कितने हैं, क्योंकि आपके कितने हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा यूनिट कूलम्स होता है तो यहाँ पे कूलम कर दिया हमने, सपोज हमने यहाँ पर भी 1 कर दिया और इसे 1 वोल्ट कर दिया, पोटेंशियल के यूनिट वोल्ट होते हैं तो हमने ये कर दिया। तो आप 1 फैरेड को कैसे डिफाइन कर सकते हो, 1 फैरेड क्या होता है, जब आपका चार्ज 1 कूलम हो और पोटेंशियल भी आपका 1 वोल्ट आए तो आपको जो कैपेसिटेंस मिलती है वो आपको 1 फैरेड के बराबर मिलती है। तो आपने यहाँ पर देखा 1 फैरेड क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। देखो फैरेड क्या है, फैरेड तो कैपेसिटेंस ही है। आप बोलोगे 1 फैरेड क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन 1 फैरेड इज़ 1 फैरेड। वो 1 फैरेड कब होगी, व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस द पोटेंशियल बिटवीन 2 कंडक्टर्स बाय 1 वोल्ट। यानी कि 1 फैरेड कब होगा, जब 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना पोटेंशियल को चेंज करेगा, 1 वोल्ट से पोटेंशियल को चेंज करेगा, ओके। तो इसका मतलब ये 1 फैरेड के बराबर है। 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना पोटेंशियल चेंज कर रहा है, 1 वोल्ट से कर रहा है, तो यानी कि आपकी जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है दैट इज़ योर 1 फैरेड। और यहाँ पर ये आपके ऐसा यूनिट फैरेड हो गए, और इसके यूनिट क्या बन सकते हैं, और इसके यूनिट्स क्या बन सकते हैं, फैरेड की जगह और क्या आ सकता है आपका, यहाँ पर क्या है, ये कूलम है, यहाँ पर वोल्ट है, तो कूलम
पर वोल्ट भी इसके चार्जेस इसके यूनिट्स आ सकते हैं। फैरेड या फिर कूलम पर वोल्ट इसके यूनिट्स हैं, दोनों आपको याद रखना है ना। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड वी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक आपको यहाँ से फॉर्मूला में लग रहा है कि यहाँ पर ये क्या है, ये क्यू के बराबर है, ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी है, बट एक बात आपको समझनी होगी कि क्यू बाय वी रेशो ऑफ एवरी कैपेसिटर इज़ क्या रहेगा, कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बिकॉज जो कैपेसिटर है वो क्या है, वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से आया है, यानी कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करेगी आपकी। कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू एंड और वी। कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि शेप, साइज या फिर सेपरेशन, कितना उनके बीच का डिस्टेंस है, कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस, उस पर डिपेंड करती है, ना कि चार्ज पे, ना कि आपके पोटेंशियल पे वो डिपेंड नहीं करती। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये समटाइम्स आ जाता है आपके एग्जाम में। देखो जो कैपेसिटेंस होती है, फिक्स्ड जो कैपेसिटेंस होती है उसका सिंबल होता है इस तरह से, ओके इस तरह से पैरेलल आप ये लिखोगे और इस तरह से डैश लगाओगे। जो वेरिएबल कैपेसिटेंस होती है, जो वेरिएबल जिसकी कैपेसिटेंस हो, तो वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए वेरी करने के लिए सिर्फ आप एक यहाँ पर एरो लगाओगे, ओके। नाउ 1 फैरेड जो होता है वो आपका काफ़ी बिग यूनिट होता है, जैसे 1 कूलम इज़ अ वेरी बिग यूनिट हमने करा था, उसी तरह से जो कैपेसिटेंस का फैरेड यूनिट है, अगर कोई कहे कि कैपेसिटेंस कितनी है 1 फैरेड है, तो वो बहुत बड़ा यूनिट होता है, वो यूजुअली हमारा नहीं लगता। ज़्यादातर जो दूसरे छोटे वाले आपके यूनिट्स होते हैं वो कौन से यूज़ होते हैं, वो आपके यूज़ होते हैं माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड। माइक्रो की जगह आप 10⁻⁻⁶ लगाओगे, नैनो की जगह आप 10⁻⁻⁹, पिको की जगह 10⁻12 फैरेड आप लगाओगे। ये तीनों यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादातर आपको माइक्रो फैरेड में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, जो ये एनसीईआरटी की लाइंस है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फॉर लार्ज कैपेसिटेंस, सपोज हम कह रहे हैं एक कैपेसिटर है, उसकी लार्ज कैपेसिटेंस है, तो उसका मतलब क्या है, फॉर अ लार्ज कैपेसिटेंस वी इज़ स्मॉल, यानी कि उसका जो पोटेंशियल होगा वो स्मॉल रहेगा फॉर अ गिवन चार्ज। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, जो भी लार्ज कैपेसिटेंस होगी, लार्ज अगर किसी की कैपेसिटेंस की वैल्यू है, उसका क्या मतलब है कि उसमें जो पोटेंशियल है वो वेरी स्मॉल है फॉर अ गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज के लिए, एट एनी चार्ज, क्योंकि चार्ज से ही आपका क्या आता है, पोटेंशियल आता है। एट एनी चार्ज उसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो हमेशा कम रहती है। मीन्स कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस, या फिर इसको अदर वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस कैन होल्ड चार्ज अमाउंट, कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज Q एट रिलेटिवली स्मॉल v। देखो कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है कि कितना किसी कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर करके रखा है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा है। तो अगर किसी कैपेसिटर की लार्ज कैपेसिटेंस वैल्यू है, उसका मतलब क्लियरली ये है कि उसने क्या कर रखा है, उसने हाई अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखा है और एट अ रिलेटिवली स्मॉल v, और कितने पे, वोल्टेज जो रखी है, यानी कि वोल्टेज जो होगी उस केस में वो बहुत ही कम होगी। तो ये आपको बात याद रखनी है कि लार्ज कैपेसिटेंस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है, किस पर, एट वेरी, ऐसे नहीं है कि पोटेंशियल है ही नहीं, बट रिलेटिवली स्मॉल पोटेंशियल पे उसका आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कम रहती है अगर लार्ज कैपेसिटेंस हो आपकी। हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर हुआ, यानी कि अगर इस पोटेंशियल की वैल्यू हमने हाई कर दी, तो उससे होगा क्या, ये ध्यान से देखना। High potential difference implies strong electric field and strong field can ionize the surrounding air। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमें बात ये समझने की है, सपोज़ हमने क्या किया, हमने ये कंडक्टर ले लिया, अब इसमें क्या किया हमने ना, बहुत ज़्यादा चार्ज बाहर से पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया, और वो कहाँ पर आया, आपको पता है कंडक्टर में चार्ज कहाँ आता है, एट द सरफेस आता है। अब यहाँ पर और हमने और ज़्यादा हमने क्या किया, इसको और चार्ज देते गए, तो क्या हुआ, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो प्रोड्यूस होती है पॉजिटिव से नेगेटिव पे, वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। या फिर आप कह सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझना, आप ये देखो, अगर सपोज़ यहाँ पर भी एक आपका कोई कंडक्टर रखा होगा, बीच में जो आपने सपोज़ आपके पास क्या है, एयर है, या फिर आपका कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई यहाँ पर मीडियम तो होगा, उसके मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोज़ अगर एयर है, ऐसे समझ लो एयर है, तो वैसे तो एयर आयनाइज नहीं
होती है। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा चार्ज, एक्सेस में चार्ज इसके ऊपर दे रखा है तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस में चार्ज देने की वजह से आपका ये पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, एक्सेस में चार्ज दे रहे हो तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो एयर है, इवन एयर को, ये एयर मॉलिक्यूल्स को भी ये क्या करेगा, आयनाइज कर देगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो इसमें ये माइनस और पॉजिटिव इंड्यूस कर देगा, यहाँ पर माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये माइनस 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 वाली लेयर बना देगी पॉजिटिव के सामने, और जो ये पॉजिटिव है वो लीक कर जाएगा इसके थ्रू। लीक क्यों करेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो माइनस के साथ मिल के ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास जो आप चार्ज दे रहे हो वो क्या हो रहा है, उसकी लीकेज हो रही है। लीकेज क्यों हो रही है, क्योंकि हमने एक्सेस में चार्ज दे रखा है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुई वो भी आपकी बहुत बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, जितनी उसकी लिमिट थी, जितनी किसी एक कैपेसिटेंस की लिमिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करने की, उससे भी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक थ्रू हो गई। इस वजह से लीकेज हो गई यहाँ पर। इसीलिए पोटेंशियल आपका बहुत हाई नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल शुड बी लो फॉर द हाई कैपेसिटेंस। ओके, तो यानी कि ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई कैपेसिटर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ, यानी कि बहुत ही एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा आप चार्ज दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल आपका बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी बढ़ रही होगी, जो कि अपनी जो लिमिट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको एक्सीड कर रही होगी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर, इनफैक्ट एयर को भी ये आयनाइज कर रहा है और ये चार्ज जो रह रहा है वो लीक हो रहा है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने क्या सीखा, ये एनसीईआरटी की आपकी लाइंस है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस हुआ इम्प्लाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव बहुत है हाई अमाउंट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कैन आयनाइज द सराउंडिंग एयर, एयर को भी वो आयनाइज कर देगी। अगर एयर को आयनाइज कर दिया तो आपका चार्ज जो आपने रखा है वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर प्लेट्स में निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज बचेगा, वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि आपका चार्ज जो है वो लीक हो जाएगा। हेंस चार्ज ऑफ द कैपेसिटर लीक्स अवे ड्यू टू द रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ मीडियम। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो भी आपका यहाँ मीडियम लिया है उस मीडियम को ये क्या कर रहा है, ड्यू टू द हैवी चार्ज या फिर हैवी पोटेंशियल वैल्यू, आपका एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये वाला जो मीडियम है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मीडियम तो होगा। ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं वैसे, जो आयनाइज उतने ईजिली नहीं होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इंसुलेटिंग मटेरियल को भी क्या करेगा, आयनाइज करेगा, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएगी। यानी कि वो जो इंसुलेटिंग पावर है मीडियम की उसको भी क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसको भी वो आयनाइज कर देगा। सो द एक और चीज़ है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसी भी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, आपको पता है। दो अगर हमने कंडक्टर्स लिए हैं कैपेसिटर बनाने के लिए, इनके बीच में जो मीडियम होता है वो या तो इंसुलेटर होता है या डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक भी इंसुलेटिंग मटेरियल ही होता है। अब इसकी पावर होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विथस्टैंड वो कितना कर सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रख सकते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज। यानी कि एक लिमिट होती है, इससे ऊपर अगर आपकी यहाँ पर लिमिट एक्सीड हो गई तो आपका क्या हो जाता है, चार्ज लीक कर जाता है। तो वो जो आपकी मैक्सिमम ये बोल सकते हैं कि वो कैपेसिटी होती है मीडियम की, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वो उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि अगर फॉर एयर, अगर दोनों के बीच में हमने एयर रखी है तो उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को विथस्टैंड करने की विदाउट एनी लीकेज या फिर विदाउट एनी ब्रेक डाउन, वो 3 × 10⁻⁶ V पर मीटर होती है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा चार्ज, एक्सेस में चार्ज भी स्टोर नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, और पोटेंशियल हमारा कम होना चाहिए अगर हमारी कैपेसिटेंस ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और दूसरी बात, जो आपका कैपेसिटेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है Q और V पर। Q और V पे वो डिपेंड नहीं करती, और आपका वो डिपेंड किस पे करती है, शेप, साइज़ और जो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस है सिर्फ उसमें, या फिर मीडियम जो आपने ले रखा है डाइलेक्ट्रिक या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, सिर्फ उस पर डिपेंड करती है। सो ये थी बात आपकी कैपेसिटर की एंड कैपेसिटेंस की। थैंक यू सो मच।